आजकल घर महंगे हैं और ज़्यादातर खरीदारों को उन्हें खरीदना बहुत ही मुश्किल। ऐसे में बिल्डर नई नई स्कीम्स लेकर खरीदारों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। त्योहारों के समय इस तरह के ऑफर्स की बाढ़ आ जाती है, लेकिन सवाल ये है कि खरीदारों को क्या कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं। इससे पहले 2080 जैसी स्कीमों पर रिजर्व बैंक पाबंदी लगा चुका है, लेकिन नए नियमों का तोड़ भी बिल्डर खूब निकाल ही लेते हैं। ऐसे में घर खरीदने वालों को ऐसे होम लोन्स को एक अच्छा मौका मानना चाहिए या होशियार रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए खरीदारों को, इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुकन्या कुमार, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं retaillending.com की, और परेश कारिया, जो कि डायरेक्टर हैं इजी टू ओन एस्टेट के। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो सुकन्या, आपसे शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि स्कीम्स जो आती हैं और अब तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहें लुभावनी होती जा रही है, 10% अभी दीजिए, बाद में पोजेशन सारा जब हो जाएगा तब इंटरेस्ट डेवलपर दे देगा, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई में ये बहुत अच्छी स्कीम्स हैं या इनके अपने कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक हुक होता है जिसके लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए? सारे शहर में मोटा मोटी प्रॉपर्टी का दाम काफ़ी महंगा हो गया है। शहर लाइक मुंबई, दिल्ली तो आसमान चूम रहा है। अभी अगर लोगों को प्रॉपर्टी खरीदनी है, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ये भी रेगुलेशन लगाया है कि छोटे साइज़ के प्रॉपर्टी में मिनिमम 20% कस्टमर को खुद को देना पड़ेगा, बायर को, और 25% देना पड़ेगा अगर प्रॉपर्टी का प्राइस 75 लाख से ऊपर है तो सब मिला के कस्टमर के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा है। तो बैंक इसमें थोड़ा सा स्कीम बना रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप पूरा पैसा अपफ्रंट नहीं देके बाद में भी थोड़ा दे सकते हैं। इसमें जो बोरोवर होता है, जो बायर होता है, उनके लिए थोड़ा सुविधा हो जाती है। और इसमें से बिल्डर ने भी अपना स्कीम उसमें डाला हुआ है कि अगर हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, जब तक घर तैयार ना हो, अगर आप रेंट दे रहे हैं तो तब तक हम इसका ब्याज खुद भरेंगे। इसमें भी कस्टमर्स को बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी फ़िलहाल का सिचुएशन है जिसमें लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इंटरेस्टेड। परेश, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि सुनने में ये जो सारी स्कीम्स हैं अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या अगर मैं बिल्डर हूं और मैं इस तरह की स्कीम्स दे रहा हूं, ऑप्शंस दे रहा हूं, तो क्यों नहीं मैं कहीं ना कहीं कोई अपनी प्राइसिंग में एडजस्ट कर लूं ताकि मुझे कोई नुकसान ना हो? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होता है या नहीं? वाकई में कस्टमर फ़ायदा उठा सकता है? ये देखना पड़ेगा हमें अंजलि। ये जैसे आपने कहा कि काफ़ी बिल्डर्स हैं जो अपना प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं। वो ये एक इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस डिस्काउंट, वो लोग इस तरह की स्कीम लॉन्च करते हैं। तो हमें ये देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उसके हिसाब से क्या प्राइस पे डेवलपर दे रहा है। अगर मार्केट प्राइस के ऊपर ये दे रहा है तो ये फ़ायदेमंद है क्या नहीं बायर के लिए। अगर ये मार्केट प्राइस के साथ सेम प्राइस पे है लेकिन आपको EMI नहीं पे करनी है तो डेफिनेटली आपको ये फ़ायदेमंद है। तो ज़रूरी है कि रिसर्च करें अच्छी तरह से और फिर अपनी स्कीम को चुनें। सुकन्या, आप क्या मानती हैं कि अगर ऐसी स्कीम में कोई पैसा लगाने जा रहा है, कोई उसको ऑप्ट कर रहा है, तो किस तरह की वो पहले सावधानियां बरत ले, किस तरह की रिसर्च कर ले, क्या पता कर ले अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में या दूसरी स्कीम्स के बारे में, या जिस तरह से मार्केट के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या चीज़ों का ख्याल रखें? देखिए, खरीदार दो तरह के होते हैं मार्केट में। एक जो खुद खरीद रहे हैं रहने के लिए कि प्रॉपर्टी जब बन जाएगा तो हम जाके वहाँ खुद रहेंगे। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स। इन दोनों का आउटलुक अलग होता है। जो खुद खरीदने वाले हैं उनके लिए सलाह यही होगा कि आप बिल्डर पहले जांच पड़ताल लें कि वो पहले जो प्रॉपर्टी बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, कितने दिन में उसका डिलीवरी हुआ है। क्योंकि उनको ये बात ज़रूर से ध्यान में रखना होगा कि कोई भी बिल्डर अगर कोई स्कीम दे रहा है वो एकदम ऐसे नहीं हो सकता है कि जब तक मैं प्रॉपर्टी ना बनाऊं तब तक देती रहूं। वैसा बहुत कम होता है। आप बोल सकते हैं 100 में से 1। वो शायद बोल रहे हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी 3 साल में बनाने वाला हूं तो मैं 3 साल आपका प्री EMI यानी कि इंटरेस्ट आपका जो लोन है वो मैं भरने वाला हूं। अगर वो प्रॉपर्टी 3 साल से ज़्यादा डिले हो जाती है तब क्या होने वाला है? या फिर अगर बिल्डर बोल रहे हैं कि मैं पोजेशन तक देने वाला हूं, ये पोजेशन क्या है, इनको अच्छे से डिफाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारे हिसाब से पोजेशन होता है कि प्रॉपर्टी पूरा
कंप्लीट हो गया, हम रहने लग गए तो वो पोजीशन हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो फिट आउट के लिए हमें चाबी हैंडओवर कर दे, उसको बिल्डर सोच रहे हैं कि पोजीशन है। तो इसके बीच में जो एक 6-8 महीने का अंतर होता है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा होम लोन का प्रीएमआई ना मैं भर रहा हूँ ना मेरा बिल्डर भर रहा है। आरबीआई को इसी में एक ऑब्जेक्शन था, क्योंकि लोन अल्टीमेटली जो बायर है या बोरोअर है उनके नाम से ही है, तो उनका क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब नहीं होना चाहिए ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ व्हाटसोएवर रीज़न। तो ये चीज़ बिल्डर का जो क्रेडिबिलिटी है, हिस्ट्री है, ये अच्छे से देख लेना चाहिए। और जैसे अभी मिस्टर परेश बोले हैं कि बिल्डर क्या प्राइस में बेच रहा है, ऐसा तो नहीं है कि अगले 3 साल का इंटरेस्ट वो जोड़ के उसमें डाल के बेच रहे हैं, वो देखना है। अगर वो डाल के बेच रहे हैं तो एक्चुअली फ़ायदा कुछ नहीं है, सिर्फ रिस्क है। और अगर उससे कम पैसे में मिल रहा है तो वो फ़ायदेमंद है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स तो काफ़ी इसमें रिसर्च करते हैं, बट जो ख़रीदार है, जो रहने वाले हैं, उनको थोड़ा इसके बारे में कॉशियस होना पड़ेगा। परेश, कहीं ना कहीं क्या ये खतरा भी होता है कि एक अच्छी स्कीम सुनने में, अच्छी स्कीम के लालच में लोग अपने आप को थोड़ा ओवर स्ट्रेच कर देते हैं और शायद जो उनके बस की बात नहीं होती है फाइनेंशियली, वहाँ पैसा लगाने में उनका मन कर जाए? अंजलि, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि इसमें लालच में लोग आके गलत स्टेप भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा है यहाँ पे अगर ये स्कीम में 2 टाइप के लोग आते हैं, एक तो है एंड यूज़र्स और एक इन्वेस्टर्स है। एंड यूज़र्स को पास अगर कम से कम उसे 20% प्रॉपर्टी की वैल्यू अपफ्रंट देनी है, उसके पास वो पैसे अभी नहीं है, उसके पास सिर्फ 5% और 10% मनी ही है, तो ये रिस्क होता है कि अगले 2 साल या 3 साल में वो ये कैसे बैलेंस मनी जोड़ पाएंगे, स्पेशली कंसिडरिंग दैट उनका लोन लेते हैं तो उनका अगर EMI चालू हो जाता है तो वो कैसे वो पैसा जोड़ पाएंगे। और अगर वो नहीं कलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए अमाउंट, बैलेंस 10% पोजीशन के टाइम देने के टाइम उनके पास अगर पैसा नहीं है तो ये रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होती है। दूसरी चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी कि ये स्कीम्स में अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और ये स्पेकुलेटिव बढ़ रहा है। आप सिर्फ 5 लाख रुपया देके या 10 लाख रुपया देके प्रॉपर्टी बुक कर रहे हो, यू आर पेइंग ओनली 5% और 10%, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मान लो 1 साल 2 साल के बाद जब आपको बैलेंस 10% या 15% जो भी लोन इंस्टॉलमेंट पे करना हो और तभी मार्केट करेक्ट होता है और प्राइसेस कम डाउन, जैसे हमने देखा है दुबई में ये हुआ है, लोगों ने सिर्फ 5% देके प्रॉपर्टी बुक की है और जब मार्केट करेक्ट हुआ दैन पीपल स्टार्टेड डिफ़ॉल्टिंग। तो पॉसिबिलिटी है कि किसी कारण हमारे मार्केट में भी इतना करेक्शन आ गया एंड पीपल स्टार्ट डिफ़ॉल्टिंग। आपने सिर्फ 10% पे किया है और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 20% डाउन है, तो कोई इंसेंटिव नहीं होगा लोगों को वो प्रॉपर्टी खरीदने की और दे विल स्टार्ट डिफ़ॉल्टिंग, और इसकी वजह से पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। बिल्कुल ज़रूरी है कि आप अपने क्या ज़रूरत है आपकी और आपके पास कितना पैसा है उसका पूरा अच्छी तरह से गणित करके ही फिर चुने अपने लिए क्या ख़रीदना है। लेकिन सुकन्या, आप क्या मानती हैं कि जो लोग ख़ास तौर पे एंड यूज़र्स हैं, अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक तरफ रख दें, जो लोग रहना चाहते हैं और उनके पास कोई चारा नहीं होता कि अचानक से ही इतने लाख रुपए उठा करके दे दें और इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, वो कुछ साल की मकान मिल जाएगा, तो उनके लिए क्या इस तरह की जब स्कीम्स आती हैं तो शायद थोड़ी मददगार साबित होती हैं? मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल साबित होती है। ये इस इंडस्ट्री में मैं बहुत दिन से देख रही हूँ। ये जो स्कीम अभी 2080, 2575 की जो हम बात कर रहे हैं, वो तो एक साइड में है जो कि अभी मना हो गया है, बट बैंक्स के पास एक स्कीम होता है पैरेलल फंडिंग बोल के, वो जबकि मैं तो बोल सकती हूँ कि 10 साल से है, जबकि बैंक बोलता है कि आपको अपना कंट्रीब्यूशन पूरा आगे से देना नहीं पड़ेगा। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप अपना कंट्रीब्यूशन का थोड़ा सा दे सकते हैं और हर महीना या हर ऑल्टरनेट महीना जब बिल्डर से डिमांड आएगा तो वो प्रोपोर्शन में आप भी थोड़ा दीजिए, हम भी थोड़ा देंगे। ऐसा स्कीम बहुत दिन से चलते आ रहे हैं और इसमें मैंने तो किसी को डिफ़ॉल्ट करते हुए नहीं देखा, क्योंकि बायर को पहले से ये पता होता है कि उनको कब कितना पैसा देना है, क्योंकि ये बिल्डर्स जो पेमेंट शेड्यूल है वो आगे से बुकिंग से पहले से ही वो चार्ट बायर को हैंडओवर करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी होता है जो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होती है पेमेंट, यानी कि जैसे कि 1 माला या 2 माला बन गया तो पेमेंट करना होता है। कोई बिल्डर
टाइम बाउंड भी कंस्ट्रक्शन लिंक्ड नहीं करके टाइम बाउंड भी करते हैं, जिसमें कि हर 2 महीने में या हर 3 महीने में पैसा देना होगा। तो जो खरीदार है उनको आपने जैसा बोला गणित करके खरीदना चाहिए कि मेरे पास अगर मुझे 25 लाख देना है और अभी मैं 10 लाख दे रहा हूँ, उसका मतलब है मुझे 15 लाख देना पड़ेगा। बैंक्स के साथ बात करके उनको पहले ही समझ लेना चाहिए कि कब कितना पैसा उनको देना पड़ेगा, एक अंदाज़ा उनको पहले से ही होना चाहिए ताकि उनका डिफ़ॉल्ट ना हो। एंड ओवरऑल सबको ये स्कीम अच्छी लगती है, जो लोग खरीद रहे हैं, बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग खरीद रहे हैं। आई नो अ लॉट ऑफ बैंकर्स हु आर टेकिंग दिस प्रोडक्ट, तो आई एम श्योर दैट उन्होंने कुछ तो बैकग्राउंड किया होगा तब जाके ये खरीद रहे हैं। चाहे कोई भी बोले कि ये स्कीम अच्छी है, अच्छी नहीं है, बट बायर्स में हमेशा ये फील होता है और इसकी बहुत डिमांड है। सब चाहते हैं कि ये स्कीम में हम प्रॉपर्टी खरीदें जिसमें हमारा अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन कम हो। तो परेश, आपको क्या लगता है कि आरबीआई क्यों इस तरह की स्कीम्स को लेकर के थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती है और शक की निगाह से देखती है? या देखिए, अगर हम देखते हैं तो ये एक आरबीआई का जो नॉर्म था कि आपको 20% या 25% जो भी है वो आपको अपफ्रंट लाना है और उसके बाद आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे ये रिस्क होता है, आप सिर्फ 10%, जैसे पैरेलल फंडिंग में आप 5% या 10% अपफ्रंट देते हैं और आप प्रॉपर्टी बुक कर लेते हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट अगर आप बैलेंस मनी एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका ड्यू होता है, जोड़ नहीं पाए तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ स्पेकुलेशन ऑल्सो। लोग 5% या 10% में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके दे थिंकिंग दैट प्रॉपर्टी का प्राइस अप्रिशिएट होगा तभी हम ये सिर्फ मार्जिन अभी इन्वेस्ट करके लेवरेज रिटर्न पा सकते हैं। तो हो सकता है इस कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो गई और मार्केट करेक्ट हुआ, then there is a chance of default. इसीलिए RBI is very conservative and there is a possibility that RBI कुछ स्टेप ले सकती है। जैसे हमने देखा 2080 स्कीम was also very popular scheme, काफ़ी लोग, बैंकर्स, डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स सभी इसमें हैप्पी थे, लेकिन RBI को लगा कि उसमें कुछ डेंजर है, रिस्क है, इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया और 2080 स्कीम में जो एडवांस डिस्बर्समेंट फैसिलिटी होती उसे मना कर स्टॉप कर दिया। तो कीपिंग दैट इन माइंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इसमें। हालांकि एक बात तो क्लियर है कि आपके जेब में पैसा नहीं है और आप प्रॉपर्टी खरीदने चले हो, तो वो रिस्क तो है ही। तो कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आरबीआई कुछ ना कुछ इसमें करेगी आगे जाते हुए। जी बिल्कुल। और जब इतनी लाखों की बात हो, कभी कभार तो करोड़ की बात हो, तो फिर कंजर्वेटिव अप्रोच रखने में कोई बुराई नहीं है। सुकन्या, आपको क्या लगता है कि किस तरह का रिस्पॉन्स इन जो स्कीम्स हैं उनको लेकर के आपने देखा है मार्केट में? मैं प्रकाश जी के साथ सहमत हूँ कि इसमें रिस्क ज़रूर है, बट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये आरबीआई का रेगुलेशन आने से पहले और अब में क्या फ़र्क है। पहले 2080 स्कीम्स में ऐसे हुआ करता था कि जो बायर है वो 20% अपफ्रंट देता था और 80% जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी सारे डेवलपर्स पूरा अपफ्रंट एडीएफ के तहत, यानी कि एडवांस डिसबर्सल फैसिलिटी, ये पैसा पूरा बैंक से ड्रॉ डाउन कर लिया करता था। बट अभी आरबीआई के मना करने के बाद वो बदल गया है। अभी एज़ पर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल ओनली ये पैसा बिल्डर को जाती है, जिसमें बैंक का वैल्यूएशन टीम, बैंक खुद इसमें तहत चेक कर सकते हैं कि जो इतना पैसा बिल्डर अभी मांग रहा है उतना कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं। बट ऑफ कोर्स रिस्क अभी भी है, क्योंकि जो क्रेडिट है वो क्रेडिट है इंडिविजुअल बोरोअर के नाम से, और अगर उसमें बिल्डर कोई भी टाइम पे डिफ़ॉल्ट करता है तो बोरोअर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको भरे। अब देखिए, हर चीज़ में थोड़ा सा तो रिस्क होता ही है, अब नो रिस्क नो गेन। तो मुझे लगता है मार्केट में फिर भी ये चीज़ बहुत ही पॉपुलर है। जो लोग पहले 80-20 में ख़रीदे हैं वो फिर से ख़रीदना चाहते हैं। लोग अपना सुविधा ढूंढ रहे हैं और इसमें उनको कुछ तो सुविधा दिख रही है। थोड़ा सा रिस्क है, ये मैं बहुत मानूंगा कि बिल्कुल है, बट जैसे इन्होंने मिस्टर परेश ने भी बोला कि बैंकर, बिल्डर और कस्टमर तीनों खुश है। और अगर इसमें कुछ बड़ा रिस्क अगर दिखता है आगे चल के, तो आई एम श्योर द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई विल स्टेप एंड उन लोग कुछ करेंगे जैसे इन्होंने कहा है। बट अभी फ़िलहाल तो बहुत अपबीट है, मूड बहुत अच्छा है और बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो इस स्कीम के अंदर बिक रही है और अच्छी तरीके से बिक रही है। ये मार्केट का फीडबैक है मेरे पास।